हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है, जिसमें अदर की एरियाज ऑफ फोकस जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। क्योंकि स्कूल एजुकेशन की फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हायर एजुकेशन की, और अब जो थर्ड पार्ट है उसमें जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया, अडल्ट एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो जो बाकी एरियाज बच गए फोकस के वो जो है इस पार्ट में इंक्लूड किए गए हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। चलिए फिर शुरू करते हैं। पार्ट थर्ड जो है वो 20th चैप्टर से शुरू होता है। 20th चैप्टर में इन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में जो है रिकमेंडेशंस और चीज़ें मेंशन की हैं। जब हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो यूजुअली सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं या ये लीगल एजुकेशन है या हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें हैं या टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, और वो भी स्पेसिफिकली वो चीज़ें या वो यूनिवर्सिटीज़ या वो इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टैंड अलोन है। जैसे कि सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूनिवर्सिटी होना या सिर्फ हेल्थ केयर के लिए या मेडिसिन के लिए यूनिवर्सिटी होना। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, यानी कि इसके साथ साथ वो बाकी एजुकेशनल कोर्सेज भी ऑफर करें इस तरीके का। और मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे फिर? होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इन्होंने स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर या चेंज करने की जो है वो बात की है। अगर एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें तो इसको भी रिवाइव करने की बात की गई है, जैसे इसको और बेहतर बनाने की बात की गई है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पार्क्स की बात की गई है कि आप कैसे उनको सेटअप करेंगे। तो एग्रीकल्चर की एजुकेशन में जो है फर्दर और बढ़िया चीज़ें सेटअप करने की इसमें बात की गई है। लीगल एजुकेशन की बात करें तो हमें पता है कि लीगल लेवल पे या फिर कोर्ट के लेवल पे जो है कितने केसेस पेंडिंग होते हैं। तो उस तरीके से इन्होंने क्या बोला है कि लीगल एजुकेशन को जो है कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे, ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके ज़रिए जो है जस्टिस जो है वो जल्दी डिलीवर हो पाए, टाइम से डिलीवर हो पाए। क्योंकि जस्टिस जो है वो बहुत लेट मिलता है। कई बार होता है कि केसेस चलते रहते हैं, वो इंसान ही शायद दुनिया से जा चुका होता है, तब उसके केस की डेट आती है। तो वो चीज़ें ना हो, जस्टिस जो है वो टाइमली डिलीवर हो, इसके लिए सिचुएशंस को और बेहतर बनाना है। ऐसे ही हेल्थ केयर एजुकेशन में, हेल्थ केयर में इन्होंने मेजर जो एक बात बोली है वो है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो एजुकेशन है मेडिसिन की, इन दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। यानी कि जो एलोपैथी के स्टूडेंट्स हैं उनको आयुर्वेदा के बेसिक्स का पता होना चाहिए एंड वाइस वर्सा। तो ये जो चीज़ है वो हेल्थ केयर एजुकेशन में इन्होंने मेंशन की है कि सिर्फ एलोपैथी की है। जैसे आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो भी आपको क्या होगा, बेसिक एजुकेशन जो है आयुर्वेदा की, योगा की, नेचुरोपैथी की, यूनानी, सिद्धा, जो बाकी और चीज़ें हैं, उन जो और अदर फील्ड्स हैं मेडिसिन में, उनका भी क्या होना चाहिए, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। और जो वहाँ पे ये जो आयुर्वेदा में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी एलोपैथी का बेसिक पता होना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन में इन्होंने फर्दर बात की है। टेक्निकल एजुकेशन में यूजुअली इंजीनियर कोर्सेज या और जो बाकी फर्दर टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो आ जाते हैं। तो फर्दर जो है सिर्फ इन कोर्सेज को बढ़ाने की बजाय आगे हमें क्लोजर कोलैबोरेशंस चाहिए होंगी इंडस्ट्री की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है वही जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा सके और क्रिएटिविटी और इनोवेशन को जो है वो बढ़ाया जा सके। तो वही चीज़ इसमें बोली गई है। इंडिया जो है, दूसरी जो चीज़ टेक्निकल एजुकेशन में इन्होंने मेंशन की है वो है कि हमें इस तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो है लीड करना चाहिए इंडिया को। किस चीज़ की, किस तरह के, जो कि टेक्निकल एजुकेशन में है, जैसे जो कि आगे फर्दर हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, 3D मशीनिंग से रिलेटेड या फिर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कोर्सेज हैं, इनमें जो है इंडिया को क्या करना चाहिए, फर्दर लीड करना चाहिए, क्योंकि इनमें हम अभी तक बेटर हैं। 21 चैप्टर की बात करें तो इसमें अडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की गई है। अडल्ट एजुकेशन के लिए अडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई है। अब उस करिकुलम जो कि एनसीईआरटी जो है, वेल सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी डेवलप करेगा, किसके लिए? अडल्ट एजुकेशन का करिकुलम बनाने के लिए। ठीक है, तो वो बॉडी जब तक नहीं बनती तब तक एनसीईआरटी के अंडर ही सब चीज़ें हैं।
अब इसके अंदर जो करिकुलम फ्रेमवर्क की बात हो रही है, इसमें एटलीस्ट 5 चीज़ें जो हैं, 5 तरह के प्रोग्राम्स इंक्लूड होने चाहिए। ये इन्होंने पहले से ही बता दिया है। फर्स्ट में आता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बेसिक्स जो है वो सबको पता होना चाहिए जब हम एडल्ट एजुकेशन की बात करेंगे। सेकंड जो है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, चाइल्ड केयर और एजुकेशन से रिलेटेड, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, बेसिकली जो अवेयरनेस है वो अडल्ट्स में होनी चाहिए, अगर वो पहले भी एजुकेशन छोड़ चुके हैं तो भी। तो वो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जो है वो अचीव करनी है। वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट की बात की गई है ताकि उनको लोकली जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके। बेसिक एजुकेशन जो है वो फोर्थ प्रोग्राम है, जिसमें प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज, जो हम 3 स्टेज 4 स्टेजेस की बात की थी, उनमें से जो 3 स्टेजेस के बराबर की एजुकेशन जो है उसको ये बेसिक एजुकेशन बोल रहे हैं। और पांचवा प्रोग्राम है कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, यानी कि बेसिक एजुकेशन के बाद जो फर्दर एजुकेशन बच गई होलिस्टिक, उसके बारे में भी जो है फिफ्थ प्रोग्राम की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें होंगी कैसे? उसके लिए हमें सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अब ये नहीं हो सकता कि हम जो है स्कूल्स अलग से बना रहे हैं और अडल्ट एजुकेशन के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं। तो इसमें शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, यानी कि जो स्कूल लेवल पे हैं, हायर एजुकेशन है, अडल्ट एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, या फिर अदर जो कम्युनिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए जो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जैसे कि स्कूल आवर्स खत्म होने के बाद जो है वहां पे उसी स्कूल को अडल्ट एजुकेशन सेंटर बना दिया जाए, ताकि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में हम क्या कर सकें, ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्र जो अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो पढ़ाएंगे वहां पे, तो उनकी ट्रेनिंग की बात जो है इन्होंने की है कि वो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिसोर्सेज जो हैं उनको देने चाहिए, ताकि वो इंस्टीट्यूशंस को और बेटर तरीके से अच्छा बना पाए, ताकि वहां पे एजुकेशन का लेवल जो है वो भी अच्छा हो पाए। तो ये इंस्ट्रक्टर्स बोला जा रहा है, इसमें टीचर्स नहीं बोला जा रहा। इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप एजुकेशन के फील्ड में बात करते हैं। तो आपको पहले तो अवेलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि बच्चों को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको किताबें मिल भी रही हैं। All efforts will be undertaken to ensure the participation of community members in adult education। जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, क्योंकि सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वरना कभी भी कोई भी सिचुएशन में जो है कोई अगेंस्ट खड़ा हो जाए, ओपोज कर दे, तो वो चीज़ों में है कि आपको अवेयरनेस बढ़ा के कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ेगा। क्वालिटी जो है टेक्नोलॉजी, क्वालिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शंस जो है अडल्ट लर्निंग के लिए वो डेवलप किए जाने चाहिए। कौन डेवलप करेगा? गवर्नमेंट या प्राइवेट या फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि हम क्वालिटी लेवल की, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस जो है वो अडल्ट एजुकेशन में भी ढूंढ पाए, चाहे वो एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, वो सब चीज़ें। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स और कल्चर की बात करते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो हमेशा से जो है वो बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस तो लुप्त होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, जिनका हमें शायद पता भी ना हो। क्यों? क्योंकि उनको जो है बढ़ावा नहीं दिया जाता, उनको प्रमोशन नहीं मिलता। तो इंडिया जो है वो ट्रेजर है, यानी कि खजाना है कल्चर से रिलेटेड चीज़ों पे जब हम बात करें। अब हमें प्रमोशन जो है वो करना पड़ेगा इंडियन आर्ट का, कल्चर का, और ये प्रमोशन जो है नेशन के साथ साथ हर एक इंडिविजुअल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल को भी कल्चर से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। आर्ट्स फॉर्म अ मेजर मीडियम फॉर इम्पार्टिंग कल्चर। अब जो आर्ट है वो कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, आर्ट में हम किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? वो म्यूजिक भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है, लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर आर्ट है। वो क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर का। जैसे डांस फॉर्म्स हैं, वो एक कल्चर को दर्शाती हैं कि वो किस तरीके के वहाँ पे जो है चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं, या किस तरीके का डांस जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है उस कल्चर में। लैंग्वेज की बात करें तो वो क्या है, आर्ट और कल्चर के बीच में एक लिंक है, बहुत बढ़िया लिंक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हम और बेहतर जो है बना सकते हैं इंडिया को या नेशन को या उसके कल्चरल हेरिटेज को। लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनको इतनी अटेंशन और केयर नहीं मिली, जिस वजह से 2220 यानी कि 220 लैंग्वेजेस जो हैं वो अब तक के 50 सालों में
एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम उनको खो चुके हैं। और यूनेस्को ने अभी भी फिलहाल के लिए 197 इंडियन लैंग्वेजेस को जो है एंडेंजर्ड घोषित कर रखा है, यानी उनकी वो भी क्या है, खतरे में है या एक्सटिंक्ट होने की या लुप्त होने की कगार पे है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि स्कैरिसिटी है स्किल्ड लैंग्वेज टीचर्स के इंडिया में। अगर अच्छे टीचर्स होंगे उस लैंग्वेज में तो ही जो है अच्छे आगे फर्दर प्रमोशंस बेटर हो सकते हैं, आगे सबको उस लैंग्वेज के बारे में अच्छे से पता हो सकता है। तो वो स्किल्ड जो है लैंग्वेज टीचर्स वो नहीं है हमारे पास। प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी एनकरेज करें, इंसेंटिवाइज करें, मतलब उनको भी सॉरी उनको बोला जाना चाहिए, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि प्राइवेट स्कूल में भी जो है क्या हो सके, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बायलिंगुअल हो सके, या वो जो है किसी और रीजनल लैंग्वेज में कोर्सेज को ऑफर कर सके। तो उसके लिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि सरकारी स्कूल में तो फिर भी जो है हिंदी को या इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है, दोनों को बायलिंगुअली, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में प्योरली इंग्लिश स्कूल्स जो है वो बना दिए जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्या करना पड़ेगा, कॉलेजेस की बात लगा लीजिए या फिर स्कूल्स की बात लगा लीजिए, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करना पड़ेगा, उनको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। अब वो इंसेंटिव्स जो है फंड्स के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर जो है किसी और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स और डिग्रीज जो हैं वो इस तरह के फील्ड में, जैसे कि ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन, आर्ट एंड म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो और अलग अलग कोर्सेज हैं वो भी क्या करने पड़ेंगे आपको, हाई क्वालिटी रखते हुए किसी और लैंग्वेज में भी प्रमोट करने पड़ेंगे। जो नॉलेज है इंडिया की, जो रिच डाइवर्सिटी की नॉलेज है, उसको लर्नर्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने की कोशिश ये करना चाह रहे हैं। और उसमें ये क्या बात करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं वो प्लान किए जाएंगे, जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेंड किया जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं एजुकेशनल टूर्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ताकि बच्चों को उस डेस्टिनेशन के बारे में, वहाँ की कल्चरल हेरिटेज के बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो। अब जो हम लैंग्वेज को प्रिजर्व करेंगे, या हम बाकी जो हमने अभी तक इनिशिएटिव्स पढ़े उनसे रिलेटेड और उन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने के लिए, रिसर्च करने के लिए फंड कौन देगा? एनआरएफ। एनआरएफ के बारे में हम पहले से पढ़ भी चुके हैं। Proficiency in Indian languages will be included as a part of qualification parameter for employment अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए निकालते हैं वैकेंसीज, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी जो है एक मैंडेटरी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बना दिया जाना चाहिए। जैसे कि आजकल होता है कि यूजुअली होता है कि आपको इंग्लिश आती है तो आपको जो है चांसेस ज्यादा होते हैं जॉब मिलने के, ताकि आप कम्युनिकेट बेटर तरीके से कर पाए। तो उसी चीज में फर्दर ये क्या कह रहे हैं कि वहां पे जो है इंडियन लैंग्वेज की एक प्रोफेशन, इंडियन लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हैं, उस चीज को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। 23rd चैप्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन की बात की गई है, कि आप किस तरीके से बेटर तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे जब आप एजुकेशन की बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने एक चीज सजेस्ट की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस एक्स, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ कोई और कोर्स के साथ आप पीएचडी ऑफर कीजिए। तो वो जो केसेस, वो जो कोर्सेज हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, अगर हम एजुकेशन को एक नए आयाम तक ले जाना चाहते हैं। Teaching learning e-content will continue to be developed by all states in all regional languages, यानी कि अभी तक जो स्टेट्स अपनी लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट डेवलप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। एक जो मेजर बात है वो क्या है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम जो है वो इन्होंने सेटअप करने की बात की गई है, जो कि क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के लिए, यानी कि ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। किस अब ये क्या फायदा देगा इस चीज में, एनहेंस लर्निंग को एनहेंस करेगा, असेसमेंट को, प्लानिंग को, एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये क्या होगा, दोनों लेवल पे होगा, स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों लेवल पे जो है ये एनईटीएफ की बात की गई है। अब 24 चैप्टर की बात करें तो इसमें आ जाता है ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन, जो कि इंश्योर करे इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ये नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सारे लोगों तक तो पहुंची ही नहीं है, तो उस पर भी काम करना है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी
for online and digital education adequately addresses concerns of equity। यानी कि इक्विटी पे भी आपको ध्यान देना है, आपको सबके लिए जो है वो डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवानी है। टीचर्स जो हैं उनको भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अब टीचर्स की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जो पहले टीचर्स एनरोल हुए हों या जो पहले रिक्रूट किए गए हों, वो टीचर्स को अब शायद टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ना पता हो, तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि एक ऑनलाइन टीचर और एक ऑफलाइन टीचिंग, इन दो में बहुत डिफरेंस है। जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, तो आपके सामने स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होते। उस अगर आपके पास स्टूडेंट्स नहीं है और आप सिर्फ कैमरा को देख के बोल रहे हो, वो भी अपने आप में एक बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। और जब आप ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट्स के सामने पढ़ा रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफलाइन अच्छा पढ़ा सके वही ऑनलाइन भी बेटर कर सके, या फिर वाइस वर्सा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि अच्छे टीचर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि वो ऑनलाइन भी बेटर तरीके से पढ़ा पाएं। Creating a dedicated unit for building of world-class digital infrastructure, educational digital content and capacity। तो डिजिटल लेवल पे हमने इसमें काम करने की बात की गई है। अब इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है, वर्चुअल लैब्स जो हैं जैसे कि दीक्षा, जो कि अभी भी एप्लीकेबल हैं और जो काम कर रही हैं, दीक्षा है, स्वयं प्रभा है। तो इस तरीके की वर्चुअल लैब्स पे जो है काम होना चाहिए, वर्चुअल एप्लीकेशंस पे काम होना चाहिए, ताकि टीचर्स को भी बेहतर बनाया जा सके। ऑनलाइन असेसमेंट और एग्जामिनेशन जो है इस पे फोकस होना चाहिए कि आप कैसे उसको बेटर तरीके से, और जो है जैसे, क्योंकि ऑनलाइन लेवल पे एग्जामिनेशन लेना कुछ हद तक जो है खटकता है कि आप जो है चीटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन में सभी जो है सही तरीके से ही एग्जाम देंगे, सही तरीके से पढ़ाई हो रही है ये हमें नहीं पता। तो इसलिए ऑनलाइन असेसमेंट और एग्जामिनेशन पे हमें और ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करना पड़ेगा। ब्लेंडेड मॉडल्स की बात की गई है, जब से जो है ये एपिडेमिक से हम गुजरे हैं, कोरोना से अभी भी चल ही रहा है, तो तब से ब्लेंडेड मोड की बात हो रही है, ब्लेंडेड मॉडल्स की बात हो रही है। कैसे, क्योंकि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन जो है वो भी एक मीडियम होना चाहिए, क्योंकि अभी एक डेढ़ साल से हम टोटली ऑनलाइन जो है मोड्स पे ही शिफ्ट हैं, ऑनलाइन ही हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमें ब्लेंडेड मोड जो है वो क्या करना है, अप्लाई करना है। ट्रेनिंग और इंसेंटिव्स जो है टीचर्स को दिए जाने चाहिए, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स की, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है वो आपको सेट करना पड़ेगा, ताकि बेहतर तरीके से चीज़ों को आप क्या कर पाएं, इंप्लीमेंट कर पाएं। एड्रेसिंग द डिजिटल डिवाइड, क्योंकि डिजिटल लेवल पे चीज़ें बहुत कम पता है, लेकिन टीवी और रेडियो, ये जो ब्रॉडकास्टिंग के साधन हैं, ये बेटर जो है वो प्रूव हुए। तभी आपको पता हो, तो आजकल टीवी पे भी जो है पर्टिकुलर चैनल्स हैं जहाँ पे क्लासेस जो है ब्रॉडकास्ट की जाती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि चलिए फोन या नेट अगर किसी के पास नहीं है किसी रिमोट एरिया में, तो टीवी तो होगा ही। तो उस तरीके से वो डिजिटल डिवाइड को जो है वो क्या करने की कोशिश की जा रही है, भरने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स और टूल्स की बात की गई है कि ऑनलाइन लेवल पे आपको चीज़ों को अगर लेके आना है, तो आपको जो है ऑनलाइन और डिजिटली चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन चीज़ों के लिए डेवलप करना पड़ेगा। सो ये था हमारा थर्ड पार्ट, जो कि बाकी फोकस एरियाज के बारे में, डिजिटलाइजेशन के बारे में, अडल्ट एजुकेशन के बारे में और प्रोफेशनल एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।